एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ईजी है, ये तैयारी करने वाले पे डिपेंड करता है। ऐसा फिक्स कह नहीं सकते कि ये एग्ज़ाम ईजी है, ये एग्ज़ाम हार्ड है। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के ना, बाहर के स्टेट के, उनको नहीं पता है, आइडिया भी नहीं है उनको कि कोचिंग भी होती है नर्सिंग वगैरह की। सर मेरी 2 स्टडी हैबिट ऐसी थी, मतलब अच्छी थी। मैं जब भी पढ़ता था ना तो एक नोटबुक रखता था, उसमें लिख के पढ़ता था। मेरे हिसाब से ना तो पेपर से डर लगता है ना इन्विजिलेटर से डर लगता है, आधी तैयारी करके जाने से। अगर मैंने ऑफलाइन चूज़ की होती तो अभी मैं कोचिंग कर रहा होता, ना कि एम्स दिल्ली में वर्क कर रहा होता। Hello everyone, welcome back to NPrep. I am Pooja, your NPrep educator, and today we are here with our toppers जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए हैं, नॉरसेट, DSSB एंड कुछ हमारे कैफेम्स में सेलेक्टेड हैं। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, कुछ सीक्रेट्स भी क्या पता रिवील हो जाएं कि इतनी जल्दी इन लोगों ने सक्सेस कैसे ले ली। हमारे साथ अमन सर भी रहेंगे इस पूरे राउंड टेबल डिस्कशन में। एक एक करके हमारे टॉपर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे साथ मिस्टर पंकज, जो कि DSSB में टॉपर हैं, 85 इनकी रैंक थी और अभी वर्किंग है दिल्ली में। एंड सेकंड हमारे पास महेंद्र है, जिन्होंने नॉरसेट क्रैक किया है एंड अभी एम्स दिल्ली के अंदर वर्किंग है। एंड नाउ ओवर टू अमन सर, बाकी टॉपर्स को वो इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो कुछ और टॉपर्स से आपको मिलवा देते हैं, जिसमें ये है मिस्टर सौरभ, जो कि अभी एम्स रायबरेली के अंदर है। ये है मिस्टर विजय, ये है मिस्टर सुधीर, और ये दोनों जो एम्स के अंदर या दिल्ली के अंदर जो कैफेम्स है उसके अंदर अभी वर्किंग है। तो इनसे बहुत सारी बातचीत होंगी, इनके अनुभव को जानेंगे और बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें। तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आप बताइए, सभी लोगों से पूछना है, आप लोगों की टेक बताइएगा कि एग्जाम आपको कैसा लगता है, डिफिकल्ट है या इजी है, क्या टेक है आपका इसमें? देखो, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, ईजी है, ये तैयारी करने वाले पे डिपेंड करता है। ऐसा फिक्स कह नहीं सकते कि ये एग्ज़ाम ईजी है, ये एग्ज़ाम हार्ड है। तो जैसे कि किसी को तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो पहले से प्रिपेयर करेगा। उसको वो चाहता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वो कर लेगा, और वो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। जो टाइम पीरियड उसको सही टाइम रहता है वो पहले कर लेता है, तो वो आराम से क्रैक कर सकता है। बट जो सही टाइम पे जागता नहीं है, आराम से बैठा रहता है, बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, फिर ढीले ढाले तरीके से आराम से कोचिंग करता है, रिविज़न करता है, फिर वो तरीका नहीं है। पहले से करेगा, सही से करेगा तो हो सकता है। तो एक वर्ड में नहीं कह सकते कि इजी है या हार्ड है, ये तैयारी करने वाले पे डिपेंड करता है। सुधीर, आपका क्या टेक है इस पे? मेरे तरफ सर, जो पर्सन गोल ओरिएंटेड है ना, मतलब कि उसका गोल फिक्स है, उसको वही चीज़ करनी है कि मेरे को एम्स में जाना है तो एम्स में ही जाना है। अदर एग्ज़ाम का वो फोकस नहीं करता तो भी चलता है। मेन एक एम्स में जाना है तो उसके उस अकॉर्डिंग तैयारी करता है वो। और कुछ लोगों को शायद पहले पता भी नहीं होता है कि उनके एग्ज़ाम वगैरह, नॉर्सेट का एग्ज़ाम भी है। हम सिर्फ राजस्थान वालों को ही पता है कि नॉर्सेट एग्ज़ाम होता है तो हम क्लियर कर सकते हैं। हम पहले से ही होते हैं कि 3rd ईयर 4th ईयर में कोचिंग करते हैं अपन लोग। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के ना, बाहर के स्टेट के, उनको नहीं पता है, आइडिया भी नहीं है उनको कि कोचिंग भी होती है नर्सिंग वगैरह की। तो वो बाद में आते हैं, 4th ईयर होने के, मतलब डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, तो उसको टाइम लग जाता है हम लोग। जी, मतलब आपका कहना ये है कि अगर गोल ओरिएंटेड कोई है, बहुत मेहनत अगर कर रहा है, तो मुश्किल नहीं है नर्सिंग ऑफिसर बन पाना। एम आई राइट? यस। और साथ में ये जो कह रहे हैं, ये बहुत लोगों को सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है क्या कि नॉर्सेट के बारे में पता ही नहीं है। बेटा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कुलीग हैं जो कि एम्स दिल्ली के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हैं। वो हिमाचल से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं। उनका कहना ये था कि जब वो दिल्ली आ गई थी ग्रेजुएशन करने के बाद में, और एक पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद में आके उनको पता लगा कि अच्छा, एम्स के लिए भी ऐसा कुछ एग्जाम होता है। फिर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप सभी लोगों को जब ये मालूम है, इतने अवेयर हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत कंटिन्यू कीजिएगा। अपने गोल को यहाँ से अगर आप बना के रखोगे तो नर्सिंग ऑफिसर बनना आसान है। चलिए, सर का सीरियस क्वेश्चन तो आपने बता दिया, एक थोड़ा सा फन क्वेश्चन भी डाल देते हैं, थोड़ा माहौल लाइट हो जाएगा शुरुआत का। अच्छा, नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो या वैसे नर्सिंग एग्जाम देते हो, उस टाइम पर क्या ज़्यादा खतरनाक लगता है? क्वेश्चन से ज़्यादा डर लगता है या फिर इन्विजिलेटर से? मेनली क्वेश्चन से लगता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा टफ रहता है हमारे लिए। कितना भी पढ़ के जाओ, कुछ अलग आ गया, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक वही रहती है हमारे लिए। कुछ भी जो आता है वो भी गलत करके आ जाते हैं। इन्विजिलेटर को तो कोई इतना कुछ खौफ नहीं होता, लेकिन हाँ, पेपर का बहुत मतलब एक अलग ही तरह का फोबिया। कितना कुछ भी पढ़ के जाओ, वो चीज़ गलत होनी तो होगी। एंड आप विजय, आप बताइए। एक एग्ज़ाम का माहौल भी, क्योंकि आसपास में सराउंडिंग में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सराउंडिंग में सारे नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं। उन सब के अंदर वही खौफ होता है कि आज एग्ज़ाम है, तो वो उनका जो टाइम शेड्यूल है वो सबके लिए बराबर होता है।
तो सबको खौफ होता है कि किस तरह से करना है, तो एक दूसरे को डरा ही देते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब भी एग्जाम देने जाए तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है, और वो 3 घंटे हैं अपने जो एग्जाम दे रहे हैं उसी पे फोकस रखना है अपन को, कि वो उस टाइम को मैं किस तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। और उस टाइम बिल्कुल भी अपन को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल। बनाए रखना है। बिल्कुल, मतलब आप बोलना चाहते हो ना क्वेश्चन से डर लगता है साहब, ना इन्विजिलेटर से लगता है, पेपर से लगता है, और साथ वाले बच्चों से लगता है। ओके, एक और टेक ले लेते हैं इस चीज़ पे। आप बताओ, आपको किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है? मेरे हिसाब से ना तो पेपर से डर लगता है, ना इन्विजिलेटर से डर लगता है, आधी तैयारी करके जाने से। अगर हम पूरी तरह नहीं पढ़ के गए, हम प्रिपरेशन नहीं करके गए और फिर हम एग्ज़ाम में बैठ गए, तो उस चीज़ से डर लगता है। मतलब इंसान को थोड़ा खुद से भी डर लेना चाहिए, दूसरों से ही ना डरे, खुद की तैयारी से भी। अगर अच्छी तैयारी है तो मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर आप शुरुआत में जाते तो वॉचमैन से भी डर ही जाओगे कि नहीं, मुझे इतना क्यों चेक कर लिया। डर लगता है सिगारी जैसे एग्जाम से। जहाँ पे जिसमें कुछ सिर्फ भी HIV पूछा जा पूछ लिया। सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, स्टडी हैबिट की अगर बात करें तो आप लोगों में से बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आपकी क्या स्टडी हैबिट थी जो कि आप लोग फॉलो करते थे, जिसने आपको बहुत हेल्प किया इस एग्जाम के लिए? मैं जब एनप्रेप का क्वेश्चन बैंक सोल्व करने बैठता था तो जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे मैं क्या करता उनको 1 लाइनर के फॉर्मेट में एक रिवीजन नोटबुक बनाई और उसमें लिख लेता था, और फिर उनको जैसे वीकली मेरे पास 5 से 10 पेज हो जाते तो मैं बैठ के उनको रिवाइज कर लेता था, और सारे सब्जेक्ट मेरे पास एक जगह कंसाइज फॉर्म में हो जाते। ओके, वेरी गुड। आप? मेरा यह एक यूनिक हैबिट था कि जब भी मैं थोड़ा सा पढ़ता था तो मान लो कि 1 घंटा पढ़ने के बाद में मैं थोड़ा सा PYQ टेस्ट पे जाता था। इसमें एनप्रेप की जो क्वेश्चन बैंक है उसने मुझे बहुत ही हेल्प की है। उसके क्वेश्चन लगाने के बाद में कुछ जो अदर एक्टिविटीज़ था वो करने के लिए मैं चाहता था उसको। ओके। सर मेरी 2 स्टडी हैबिट ऐसी थी, मतलब अच्छी थी। मैं जब भी पढ़ता था ना तो एक नोटबुक रखता था, उसमें लिख लिख के पढ़ता था। मेरी दूसरी हैबिट ये थी कि जब भी एनप्रेप के MCQ सॉल्व करता था ना तो क्वेश्चन करेक्ट होता तो ठीक है, इट्स ओके, बट कोई रॉन्ग हो गया तो उसको रिवीजन नोटबुक एक मेरे पास थी, उस रिवीजन नोटबुक में क्वेश्चन लिखता था, उसका आंसर ऑप्शन लिखता था, उसको पूरा रैशनल लिखता था और रैशनल को पढ़ता था, और रैशनल को भी अच्छे से पढ़ता था, और टॉपिक में कोई डाउट आया तो उस टॉपिक को पूरा वापस रिवाइज करता था कि आगे से ये क्वेश्चन दिख गया, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो ये मैं ऐसे तरीके से करता था। वाह, बहुत बढ़िया। आप लोगों के सबके कुछ पैटर्न हैं जो कि आगे बच्चों को मदद करेंगे। अच्छा, आप लोगों की PYQ सॉल्विंग के लिए कुछ अलग अप्रोच थी, कुछ आप बताना चाहोगे उसके बारे में, PYQ से रिलेटेड? PYQ मेरी जनरल कोई अलग अप्रोच तो थी नहीं। मैंने तो मतलब एनप्रेप की वो टेस्ट जो होती है ना उसी में PYQ थे, तो मैं वही सॉल्व करता था। ऐसे कोई अलग बुक वगैरह तो कोई परचेज़ की नहीं थी। उसी में जो आता था PYQ, जैसे उसमें नॉर्सेट 1 से लेके 7, 8, 6, 7 तक थे उसमें, तो उन्हीं को हम देखते थे। मतलब एक वीक में हम वीकली करते थे, एक वीक में 1 वाला, नेक्स्ट वीक में 2nd वाला, उसके बाद 3rd वाला, ऐसे करते वीकली करते थे, तो उसी से हो जाता था। ओके, और आप? मैंने तो 200 टॉपिक की लिस्ट बना रखी थी। मैंने पूरे 6 महीने साल भर मैंने सिर्फ 200 टॉपिक को पढ़े और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए मैंने। ठीक है, आप सौरभ, आपका कुछ अलग अप्रोच इसको लेके? मेरा अप्रोच ऐसे था कि PYQ के क्वेश्चन देखता मैं कहाँ से आए उनको सोल्व किया, प्लस में वो जो टॉपिक जहाँ से वो PYQ के क्वेश्चन उठते हैं, अगर जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया तो मेरा एक ही क्वेश्चन सोल्व हुआ, अगर मैं उसी का टॉपिक पढ़ लेता हूँ तो साथ में मेरे 5 से 6 क्वेश्चन और सोल्व हो जाते हैं। ऐसे मैं ये अप्रोच यूज़ करता हूँ। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हुआ करता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में से कौन सी कोचिंग बेटर है, या बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि सिलेक्शन चाहिए तो ऑफलाइन तो जाना ही पड़ेगा, उसके ऊपर क्या टेक है आपका? सर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मेरी बात करूँ तो मेरे लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट थी। अगर मैंने ऑफलाइन चूज़ की होती तो अभी मैं कोचिंग कर रहा होता, ना कि एम्स दिल्ली में वर्क कर रहा होता। क्योंकि मेरे साथ वाले अभी भी कोचिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा रहता है कि मैंने कॉलेज के साथ साथ ही ऑनलाइन कोचिंग शुरू की। अपने जैसे मैं 2nd ईयर में हूँ तो 2nd ईयर के सब्जेक्ट पढ़ लिए, 3rd ईयर में हूँ 3rd ईयर के सब्जेक्ट पढ़ लिए, जब चाह जैसे चाह जो टॉपिक चाह वो पढ़ लिया, जितनी स्पीड से चाह वो पढ़ लिया। तो सारा कंट्रोल अपन के ऊपर है। ऐसा नहीं कि टीचर के ऊपर डिपेंड रहना है कि अपन टीचर आएगा वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा तब भी पढ़ेंगे। अपन चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे 10 दिन में करनी है तो हाथ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। और इसमें सर फाइनेंशियल भी रहता है, कोई फाइनेंशियली अफोर्ड करे नहीं करे, मैं ऑनलाइन को प्रेफर करूँगा सर। जैसे कि मैंने है ना ऑनलाइन कोचिंग एनप्रेप ली थी, तो सारा मतलब कोचिंग MCQ सब कुछ एनप्रेप से ही किया था। तो आप चाहो तो ले सकते हो, बेस्ट है। मैंने भी ऑफलाइन जाने की जगह ऑनलाइन को प्रेफर किया था। इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन जाते हैं तो अपन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही जाना होता है।
यहाँ पर अपन मैं नाइट में भी पढ़ सकता हूँ ऑनलाइन में, और सुबह भी पढ़ सकता हूँ, जब चाहे मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पे। और साथ में मेरे को बार बार, अगर मेरे को एक वीडियो को बार बार देखना है तो मैं देख सकता हूँ। वहाँ पर फिक्स टाइम होता है कि मैं एक शेड्यूल टाइम में जो मिल रहा है वही ले सकता हूँ ऑफलाइन में, बट यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम्स में मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और साथ में एनप्रेप की जो वीडियोज है वो 2x की स्पीड में भी देखने का ऑप्शन है। मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑफलाइन के लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ता है कि जब आपकी कॉलेज पूरी होगी तो आप ऑफलाइन कोचिंग करोगे। लेकिन ऑनलाइन का क्या है कि आप अपने फर्स्ट ईयर से तैयारी चालू कर सकते हो, जब आप चाहो जो सब्जेक्ट चाहो पढ़ सकते हो, कंट्रोल आपके हाथों में रहता है। प्लस में जो चीज़ें आपकी डाउट रहती है उनको आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, ये एक बेनिफिट रहता है। प्लस में हम जैसे एनप्रेप की बात करें, इसके अंदर 2x का एक ऑप्शन है जिसमें हम फास्ट भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरी आदत है कि मेरे को नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं फास्ट पढ़ता हूँ। फास्ट पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा अपना माइंड होता है वो कॉन्शियस होकर सुनता है उस चीज़ को कि हाँ ये आगे ना निकल जाए मेरे से, ऐसा करके। तो मेरे लिए ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। हाँ, ऑनलाइन के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं ना, कि कभी भी देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो। बहुत बार होता है जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोचिंग बंक कर दी जाती थी। अगर हम हमारे टाइम को थोड़ा सा याद कर लें, इतने बूढ़े तो नहीं हुए बट फिर भी है ना, तो जब वो समय पर बंक हो जाता था तो फिर प्रॉब्लम है। अगर 1-2 क्लास आपकी किसी भी कारण, बस मान लो हेल्थ का इश्यू कोई भी आ गया, तो जब अगर आपकी क्लास निकल गई तो वो टॉपिक चला जाता था, वो टॉपिक समझ आता ही नहीं था और फिर उस सब्जेक्ट से मन हट जाता था। तो ये वाला इशू भी नहीं होता है ना। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जो कि ऑफलाइन में होते हैं जो ऑनलाइन में नहीं होते। बहुत सारे फायदे हैं ऑनलाइन के, ऐसा मुझे भी लगता है। तो अब थोड़ा सा स्विच करते हैं रैपिड फायर पे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछेंगे और जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो बतानी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 1 मंत्रा बिफोर एग्जाम, सबसे एक लाइन जो मुझे एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए हिसाब से क्या वो सारे करके आऊंगा। है? ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि मैक्सिमम अटेम्प्टिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे नेगेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं Okay. अटेम्प्टिंग पहले से आगे रखता हूँ। मैक्सिमम अटेम्प्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। आप? मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट साथ में नेगेटिव कंट्रोल करना, वो दोनों। ओके, एंड यू? मैं 24 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देता हूँ। सो जाता हूँ या मूवी देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सर पूछेंगे अभी। ओके, एक चीज़ और पूछते हैं, एक चीज़ और बताइएगा, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सी लगती है सौरभ? मुझे जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत बोरिंग लगते हैं। मुझे भी नॉन नर्सिंग रिसर्च। हाँ, मुझे सर नॉन नर्सिंग और रिसर्च मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता मुझे कुछ भी बोरिंग नहीं लगता, सब कुछ सब कुछ अच्छा लगता है। जब मन किया तब पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे पढ़ना प्रेफर करते हो, स्टडी पार्टनर या फिर अकेले? अकेले ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। है। मैं बिल्कुल एकदम अकेले रूम में, वो भी लाइब्रेरी ताला कभी लगा के प्रीफर, कोई अंदर ना जाए। हाँ मैं लाइब्रेरी प्रीफर नहीं करता, मैं अकेले रूम में। ठीक है, आप? खुद को सुन के। खुद को सुन के, ओके। मैं पार्टनर के साथ में, जैसे मैं पढ़ता था तो मेरा भाई भी साथ में था, तो वो साथ में पढ़ते थे। ओके, आप ट्विंस वाले? ट्विंस। ठीक है, आप? मैं अकेला नहीं, मैं दूसरे को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो टॉपिक मुझे पढ़ना है मैं दूसरे को पढ़ा देता हूँ, मुझे अपने आप याद हो जाता है। ओके, वेरी गुड, फेमन टेक्निक। हाँ, तो ये हमारी एक बातचीत थी इन सभी टॉपर्स के साथ में, जो कि अभी अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं, सभी नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, सफलता की एक पहला कदम ये लोग चढ़ चुके हैं। इनसे बातचीत की, कुछ फन बातें थी, कुछ सीरियस बातें थी, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड थी, कुछ इधर उधर उनसे पूछा गया, जिससे कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा मालूम चले कि किस तरह से ऐसे अचानक जीवन बदलता है। कैसे पता लगेगा वो आप इन सबके चेहरे को देखकर, उनकी स्माइल को देखकर पता लगा सकते हो। ये जो अचानक चेहरे की रंगत बदल जाया करती है वो सिर्फ एक एग्जाम की वजह से। वो बहुत रील देखी होंगी ना आपने कि जीवन में बहुत कभी एक पहलू आता है जहां पर एक एग्जाम आएगी और आपका जीवन बदल देगी। वो एग्जाम आपका इंतजार कर रही है। तो आप सभी लोगों को भी तैयार रहना है, ऐसे ही कुछ थोड़े दिनों के बाद में ऐसी कुछ मेहनत कर जाओ कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए होंगे। तो ये बातचीत थी बच्चों इन सभी टॉपर्स के साथ में। तो इंतजार रहेगा आप लोगों का, कब आते हो आप लोग और आप लोगों से ऐसी बातचीत। थैंक यू।